Hello everyone, welcome back to the Python Masterclass at TechEdge Academy. I am Pooja, आपकी trainer. Today is day 12 and we are going to see the set data type and its method. So let's start the class. So आज की वीडियो में हम set data type के बारे में देखेंगे कैसे set data type, list data type और tuple data type से differ करता है. ठीक है, कब आपको set data type का सिलेक्शन करना है. तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं सेट डेटा टाइप की कि सेट डेटा टाइप आपको डुप्लीकेट एंट्री अलाउ नहीं करता. इफ़ यू वांट टू स्टोर द यूनिक आइटम्स, कई बार हमारे सिनेरियोज होते हैं जहां हमें यूनिक आइटम्स को ही स्टोर करवाना है. इन दैट सिनेरियो यू कैन यूज अ सेट डेटा टाइप. ठीक है, डुप्लीकेट एंट्री अलाउ नहीं करते. अगर आप डुप्लीकेट एंट्री देंगे भी तो वो डुप्लीकेट एंट्री को रिमूव कर देता है. सेकेंड, ये अनऑर्डर्ड है क्योंकि जिस सीक्वेंस में आप डेटा स्टोर करते हो उस सीक्वेंस में स्टोर नहीं होता. आपने खुद ही देखा कि वो डिलीट करता है, राइट. तो अनऑर्डर्ड होने के कारण नॉन इंडेक्सेबल है एंड नॉन स्लाइसेबल है. सेट्स आर रिटर्न विद द कर्ली ब्रैकेट. जैसे आप लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, टपल राउंड ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और आपका सेट जो है वो कर्ली ब्रैकेट में है. इवन डिक्शनरी भी हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं. तो आगे के एक सेशन में हम देखेंगे कि कैसे सेट और डिक्शनरी के लिए कॉमन कर्ली ब्रैकेट यूज होता है. ओके, कैन कंटेन डिफरेंट डेटा टाइप्स. तो ये भी आपको हेट्रोजेनस अलाउ करता है एलिमेंट स्टोर करने के लिए, मगर सारे नहीं अलाउ करता. सेट एक्सेप्शन क्या है? सेट के अंदर आप लिस्ट नहीं ले सकते, सेट के अंदर आप सेट नहीं ले सकते, और सेट के अंदर डिक्शनरी भी अलाउड नहीं है. मगर लिस्ट और टपल के अंदर हर टाइप के डेटा अलाउड है, मतलब हर टाइप का आइटम आप इसमें स्टोर कर सकते हो. एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता. तो अगर आपके डेटा के अंदर 1 भी है, ट्रू भी है और 1.0 भी है, तो उसके हिसाब से ये तीनों ही वैल्यू एक ही है. क्योंकि लॉजिकली देखा जाए तो 1 एंड 1.0 एंड ट्रू तीनों ही 1 रिप्रेजेंट करते हैं. तो वॉट एवर इज गोइंग टू कम फर्स्ट, मतलब आप जिस डेटा स्टोर कर रहे हैं जो भी पहले आएगा वो उसको कंसीडर कर लेगा, बाकी उसके लिए डुप्लीकेट एंट्री की तरह वो ट्रीट करेगा. द सेम विद द फॉल्स एंड ज़ीरो. मैंने आपको पहले ही बता दिया, लिस्ट आप स्क्वायर ब्रैकेट में यूज़ करते हो, टपल आप राउंड ब्रैकेट में लिखते हो, और सेट एंड डिक्शनरी के लिए आप कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हो. तो सबसे पहले हम देखेंगे एम्प्टी सेट कैसे बना सकते हैं. तो आपने देखा था लिस्ट एंड टपल के अंदर दो मेथड थे. या तो मैं लिस्ट क्लास कंस्ट्रक्टर या टपल क्लास कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर रही थी, या मैं ब्रैकेट्स को एम्प्टी छोड़ रही थी. मगर यहाँ अगर मैं कर्ली ब्रैकेट को एम्प्टी छोड़ती हूँ तो क्या ये मेरा सेट क्रिएट करेगा या डिक्शनरी? तो लेट्स चेक. अगर सपोज करो एस नाम का मैंने वेरिएबल लिया है, उसमें एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट रख रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट. अब मुझे नहीं पता उसने क्या असाइन किया है इसके अंदर, राइट. तो हम इसका डेटा टाइप चेक करेंगे बाय यूजिंग द टाइप फंक्शन, और हम वो जो भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसको प्रिंट के थ्रू स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा रहे हैं. ओके, तो आप देख सकते हो क्लास डिक्ट, मतलब ये डिक्शनरी क्लास का ऑब्जेक्ट बना है. दैट मीन्स अगर आप एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट किसी वेरिएबल को असाइन कर रहे हो, इन दैट सिनेरियो इट्स गोइंग टू क्रिएट अ एम्प्टी डिक्शनरी, नॉट एम्प्टी सेट. तो अब हमारे पास एक ही मेथड बचता है जिसके थ्रू हम एम्प्टी सेट बना सकते हैं, कि सेट क्लास का यूज करके. ठीक है, तो सेट क्लास का आपने यूज किया है, क्लास कंस्ट्रक्टर है ये, और जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे और इसका डेटा टाइप चेक करेंगे तो ये सेट बन रहा है, और जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये दिखा रहा है सेट और विद द एम्प्टी, लाइक दिस थिंग इज द इंडिकेशन फॉर द एम्प्टी सेट. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी कि कैसे पाइथन इंटरप्रेटर डिस्टिंग्विश कर पाता है कि वेदर आपने कर्ली ब्रैकेट में जो चीज़ें दी हैं इट्स गोइंग टू क्रिएट द सेट डेटा टाइप और डिक्शनरी डेटा टाइप. तो अगर आपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ पास की हैं जो एक सिंगल वैल्यूज़ जैसी हैं, जैसे अपने लिस्ट और टपल में पास करते थे, तो वो इस सिनेरियो में आपका सेट डेटा टाइप क्रिएट करेगा. और अगर आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो पेयर में है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर हर एक एलिमेंट पेयर में है और पेयर को सेपरेट किया है विद द कॉलन. अगर आप इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट में वैल्यू पास करेंगे पेयर के अंदर, इन दैट सिनेरियो इट्स गोइंग टू क्रिएट अ डिक्शनरी डेटा टाइप. सो कोई कंफ्यूजन नहीं होता है. देर इज अ नोट आई हैव रिटन हियर कि कर्ली ब्रैकेट सेट डेटा टाइप के लिए भी यूज करते हैं एज वेल एज डिक्शनरी के लिए भी यूज करते हैं. अगर आपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर नॉर्मल वैल्यूज पास की हैं,
मतलब सिंगल वैल्यूज हैं आपके हर एलिमेंट, इन दैट सिनेरियो इट्स गोइंग टू बी अ सेट डेटा टाइप। और अगर आपके जो एलिमेंट्स हैं वो पेयर में है, देन इन दैट सिनेरियो इट्स गोइंग टू क्रिएट अ डिक्शनरी डेटा टाइप। ओके, नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी थी कि ये कंटेन्स ओनली यूनिक एलिमेंट, डुप्लीकेट नहीं अलाउ करता, अनऑर्डर्ड है, नॉन इंडेक्सेबल है, नॉन स्लाइसेबल है। हम चेक करते हैं कि सेट ये सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करता है कि नहीं करता। तो डिटेल नाम का एक मैंने सेट बनाया है जिसके अंदर मैंने डुप्लीकेट एंट्रीज डाली हैं। कैसे, देखो यहाँ 0 है और यहाँ पे फॉल्स है, ठीक है, यहाँ ट्रू लिया है, ये 1 है आपका, ये 19 है, ये 19.0 है। अगर यही आपका लिस्ट होता या टपल होता, जिस भी ऑर्डर में हमने चीज़ों को स्टोर किया है, डुप्लीकेट स्टोर किया है या कैसे भी स्टोर किया है, वो उसी तरीके से लेता। मगर इन द केस ऑफ सेट इट्स गोइंग टू रिमूव द डुप्लीकेट एंट्री। तो आप मुझे बताइए कि ये 19 लेगा या 19.0? वो 19 को कंसीडर करेगा क्योंकि 19 पहले आ चुका है, तो 19.0 उसके लिए डुप्लीकेट एंट्री हो गई। द सेम वे 0 पहले आया है तो 0 को कंसीडर कर लेगा और फॉल्स उसके लिए डुप्लीकेट एंट्री हो गई। द सेम वे ट्रू को कंसीडर करेगा और 1 को रिमूव कर देगा। लेट्स एग्जीक्यूट। और अब आप डिटेल्स को प्रिंट करके देखोगे तो आप चेक कर सकते हो, इसने 0 लिया, 19 लिया और ट्रू ले लिया, ठीक है, और बाकी जो डुप्लीकेट एंट्रीज थी उसको रिमूव कर दिया। और आप देख सकते हो अनऑर्डर्ड है, ऐसा भी नहीं कि चलो सीक्वेंस में आ रहा था उसको रखा और बाकी चीज़ों को पीछे से रिमूव किया, नो, इसने आगे पीछे कर दिया है, मीन्स अनऑर्डर्ड है आपका, तो अनऑर्डर्ड हो गया। ओके, अनऑर्डर्ड, कोई चीज़ अनऑर्डर्ड है, क्या आप उसको लेबलिंग कर सकते हो? क्या उसको कोई पोजीशन नंबर दे सकते हो? नहीं। तो सेट के अंदर भी इंडेक्सिंग पॉसिबल नहीं है। आपको याद होगा इंडेक्सिंग के कॉन्सेप्ट में आपका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता था और जितना भी एलिमेंट है उससे एक कम तक उसको इंडेक्स मिलता था, करेक्ट? तो 0 इंडेक्स पर हमेशा हमें पहला एलिमेंट मिलता है। तो लेट्स ट्राई, क्या 0 इंडेक्स यहाँ पास करती हूँ तो ये मुझे फर्स्ट एलिमेंट देता है कि नहीं। यू कैन चेक, ये आपको एरर दे रहा है कि आप सेट पे इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। ओके, लेट्स ट्राई, क्या स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है? जब इंडेक्सिंग नहीं कर रहा तो स्लाइसिंग भी नहीं करेगा, फिर भी चेक करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, हमने लिया है कि हम लोग -1 डाल रहे हैं स्टेप में, मीन्स वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। स्टार्टिंग इंडेक्स कुछ नहीं है मतलब लास्ट एलिमेंट, और एंड इंडेक्स कुछ नहीं है मतलब फर्स्ट एलिमेंट, तो इसके थ्रू वो रिवर्स करेगा। मगर ये भी अलाउ नहीं कर रहा आपको, क्योंकि इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग इसमें पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ अनऑर्डर्ड, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया, हेट्रोजेनस एलिमेंट स्टोर करने देता है। एक्सेप्शंस आर देयर कि एक सेट के अंदर आप कोई भी एलिमेंट लिस्ट टाइप का नहीं ले सकते, सेट टाइप का नहीं ले सकते और डिक्शनरी नहीं दे सकते। तो लेट्स चेक, हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया है, उस वेरिएबल के अंदर एक एलिमेंट हमने लिस्ट डाल लिया और एंड गोइंग टू एग्जीक्यूट इट। तो आप देख सकते हो अलाउड नहीं है, ठीक है। द सेम वे अब मैंने सेट के अंदर सेट लिया है तो भी वो आपको सेम एरर देगा, और सेट के अंदर मैंने एक डिक्शनरी पास की है तो भी आपको ये सेम एरर देगा, ठीक है। मतलब आप सेट के अंदर बाकी टाइप के डेटा टाइप एज ए एलिमेंट यूज कर सकते हो। एक्सेप्शंस आर लिस्ट, सेट एंड डिक्शनरी। अगर आपको सेट के अंदर देखने हैं कितने एलिमेंट स्टोर्ड है, फॉर दैट यू कैन यूज अ लेन फंक्शन, जैसे आप लिस्ट और टपल और स्ट्रिंग में यूज कर रहे थे, ऐसे ही आप लेन फंक्शन सेट के लिए भी यूज कर सकते हो। तो जो भी फाइनल एलिमेंट्स बचे हैं वो कितने एलिमेंट्स हैं आपको चेक करना है, फॉर दैट यू कैन यूज अ लेन फंक्शन। तो ये 6 आइटम दे रहा है आपको कि डिटेल्स नाम का जो सेट है उसके अंदर आपके पास 6 आइटम्स है। सेम वे मेंबरशिप ऑपरेटर यहाँ भी वर्क करता है। मैं फिर बोल रही हूँ, जिन्होंने ऑपरेटर्स वाले वीडियो नहीं देखा है पहले वो वीडियो देखे। एक और बात, मैंने जिस सीक्वेंस में वीडियोस बनाई है पाइथन की, अगर आप वो सीक्वेंस फॉलो करोगे तो आपको मेरा समझाने का वे समझ में आएगा, क्योंकि जो चीज़ कॉमन है मैंने उसे कॉमन रखी है, मैं 10 बार उस चीज़ को नहीं रिपीट करने वाली। ओके, तो मेंबरशिप ऑपरेटर आपको क्या बताता है कि पर्टिकुलर एलिमेंट आपके सेट, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। तो यू कैन लाइक फर्स्ट चेक एंड कैन डू द फर्दर प्रोसेस। अगर पहले से ही प्रेजेंट नहीं है तो आगे वो काम करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर डिटेल्स को देखूँ, ये है मेरे पास, मैंने यहाँ पर 1.0 इन डिटेल्स किया, तो आपको पता है 1.0, 1 एंड 2 इज सेम, राइट? सो इट्स गोइंग टू गिव मी ट्रू, क्योंकि अगर देखे वैसे देखे तो हमारे पास 1.0 नहीं है मगर हमारे पास ट्रू है, तो इन दैट सिनेरियो इज गोइंग टू गिव मी द ट्रू।
ओके अगर सपोज मैं 10 डालती हूँ तो 10 इन डिटेल्स इट्स नॉट प्रेजेंट, सो इज गोइंग टू गिव मी फॉल्स। तो इन एंड नॉट इन ऑपरेटर बहुत ही यूजफुल है, बहुत फास्ट आपका एक ऑपरेटर डाल के ही पता चल जाता है कोई पर्टिकुलर थिंग इसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था कि सेट जो है वो पार्शियल चेंजेबल है। पार्शियल मतलब क्यों? क्योंकि आपके पास सेट के अंदर कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप ऐड कर सकते हो आइटम, जिसके थ्रू आप डिलीट कर सकते हो आइटम। मगर ये पार्शियल क्यों है? फिर पार्शियल इसलिए है क्योंकि आप एग्जिस्टिंग आइटम को चेंज नहीं कर सकते। एग्जिस्टिंग आइटम को चेंज करने का कॉन्सेप्ट क्या था जो मैंने आपको लिस्ट एंड एग्जिस्टिंग आइटम को चेंज करने का कॉन्सेप्ट क्या था, मैंने आपको लिस्ट में कवर कराया है कि हम लोग उस पर्टिकुलर इंडेक्स पर नया वैल्यू, एग्जिस्टिंग आइटम को चेंज करने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको लिस्ट में पढ़ाया था। कैसे करते थे? अगर हम कोई पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर डालते हैं तो उस इंडेक्स नंबर पर जो वैल्यू है वो मुझे रिटर्न करता है, मगर अगर मैं उसी इंडेक्स पर कोई नया वैल्यू डाल दूं तो वो अपडेट करता था एग्जिस्टिंग आइटम को। मगर क्योंकि सेट के अंदर आपके पास इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सपोज करो मुझे पूजा की जगह कोई और नाम डालना है, तो पूजा इज एट द एंड, तो देखा जाए तो पूजा -1 इंडेक्स पर होगा, राइट? अगर ये लिस्ट और टपल होता तब तो ये -1 होता, मगर यहाँ पर इंडेक्सिंग पॉसिबल नहीं है, तो हम जब डेटा को ही एक्सेस नहीं कर पा रहे पोजीशन वाइज तो हम उसको कैसे अपडेट करेंगे? सो इट्स नॉट पॉसिबल इन अ सेट कि आप एग्जिस्टिंग आइटम को चेंज कर सको। ओके मगर यस ये पार्शियल म्यूटेबल भी है क्योंकि सेट के पास मेथड्स है जिनके थ्रू आप आइटम्स ऐड कर सकते हो। देखो अगर मैं टैब प्रेस करूं तो आपके पास ऐड और दूसरा आपके पास अपडेट, ये दो जो मेथड है इनके थ्रू आप एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो सेट के अंदर। चलो एक एग्जांपल उठाते हैं। तो ऐड कैसा वर्क करता है? ऐड आपके लिस्ट के अंदर जैसे अपेंड वर्क करता था, मतलब कि आप कोई एलिमेंट डालते हो तो इट्स गोइंग टू पिक दैट एलिमेंट एंड लिस्ट के अंदर तो लास्ट में अपेंड करता है, मगर सेट के अंदर वो कहीं पर भी कर सकता है ऐड, ठीक है? ओके और जैसे लिस्ट के अंदर आपने एक्सटेंड पढ़ा था कि अगर आप उसके अंदर आइट्रेबल डालते हो तो एलिमेंट वाइज आइटम ऐड करता था, द सेम वे यहाँ पर अपडेट वर्क कर रहा है कि अगर आप सेट के अंदर कोई लिस्ट टपल सेट ये कुछ पास करते हो तो इट्स गोइंग टू ऐड द एलिमेंट एलिमेंट वाइज, ठीक है? इंस्टेड ऑफ कि वो पूरा पिक करेगा और आपका कहीं पर डाल देगा, ऐड कर देगा, ठीक है? तो अगर आप इसके साथ लिंक करके याद करोगे तो इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर रिमेम्बरिंग द बोथ मेथड फॉर द लिस्ट ऑल्सो एज वेल एज सेट ऑल्सो। ओके तो मैं डिटेल्स में क्या ऐड कर रही हूँ? पूजा। तो आपको पता है पूजा तो पहले से एडेड है, तो क्या कोई चेंजेस दिखेगा? आपको नहीं दिखेगा क्योंकि डुप्लीकेट एंट्री अलाउ नहीं करता। मगर सपोज करो मैं एक नया टपल ऐड कर रही हूँ तो अब वो पूरे टपल को उठाएगा और कहीं पर भी ऐड कर देगा। ये देखिए ऐड कर दिया उसने, यहाँ पर स्टार्टिंग में कर दिया उसने। ओके अगर मगर अगर ऐड में मैं अगर लिस्ट डाल दूं तो आपको पता है कि ये क्या करने वाला है? पूरे को उठाएगा और कहीं पर सेट में डालेगा, मगर सेट के अंदर तो लिस्ट अलाउड नहीं है, तो इट्स गोइंग टू थ्रो एन एरर। मगर यही लिस्ट अगर मैं अपडेट में डाल दूं तो आपको पता है ये पूरे लिस्ट को उठा करके नहीं डालने वाला, उसके अंदर के एलिमेंट्स को डालेगा। तो यस इट्स गोइंग टू वर्क। तो 6 और 7 डिटेल सेट के अंदर ऐड हो जाएंगे। चलो देखते हैं, यू कैन चेक 6 और 7 यहाँ ऐड हो गया। ओके अच्छा अगर मैं यहाँ पर जैसे नाम डाल रही थी तो नाम तो पूरा आपका कहीं पर भी ऐड कर देगा, मगर यही अगर नाम अगर मैं स्ट्रिंग इसके अंदर डालूं अपडेट में तो आपको पता है ये एलिमेंट वाइज डालता है, मींस वो कैरेक्टर वाइज चीज़ों को ऐड करेगा इसके अंदर। ये देखो नेक्स्ट इज कॉपी मेथड। अगर आपको अपने सेट का कॉपी क्रिएट करना है इन दैट सिनेरियो यू आर गोइंग टू यूज द कॉपी मेथड। तो कॉपी मेथड क्या करता है? जो भी आपके सेट के अंदर वैल्यूज है वो मेमोरी लोकेशन से उठाएगा, उसकी कॉपी उठाएगा एंड देन इज गोइंग टू स्टोर इन द अनदर मेमोरी लोकेशन, और जो नया मेमोरी लोकेशन है वो आपके इस नए वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। तो दोनों की मेमोरी लोकेशन अलग हो जाएगी। कैसे चेक कर सकते हैं दोनों की मेमोरी लोकेशन अलग है?
इज ऑपरेटर के थ्रू। तो फर्स्ट आई हैव टू एग्जीक्यूट दिस एंड देन दिस। तो दिखा रहा है फॉल्स, मीन्स दोनों की मेमोरी लोकेशन अलग है। आइडेंटिटी ऑपरेटर है इज, इसके थ्रू आप देख सकते हो कि मेमोरी लोकेशन अलग है कि नहीं। अगर आप मेमोरी लोकेशन अलग नहीं रखोगे तो एक में चेंजेस करने पर दूसरे में भी चेंजेस दिखेगी आपको। ओके, और दूसरा वे क्या है, आप आईडी फंक्शन का यूज कर सकते हो। तो आप चेक करोगे तो दोनों की मेमोरी लोकेशन आपको अलग दे रहा है ये। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी कि रिमूव करने के लिए कौन कौन से मेथड्स मेरे सेट के अंदर अवेलेबल है। तो मेरे पास रिमूव मेथड है और डिस्कार्ड मेथड है। यहाँ आपको वैल्यू के बेसिस पे ही रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि इंडेक्सिंग तो पॉसिबल नहीं है। तो यही दो मेथड आपके पास है, और एक है आपके पास क्लियर। तो क्लियर क्या करता है, क्लियर पूरा ही क्लियर कर देगा आपका, ठीक है, एम्प्टी सेट बना देगा। तो रिमूव और डिस्कार्ड में क्या फ़र्क है देन? तो रिमूव और डिस्कार्ड में सिंपल फ़र्क है कि अगर आपने जो वैल्यू डाली है अगर वो एग्जिस्ट करती है तो दोनों ही रिमूव कर देते हैं, मगर अगर कोई वैल्यू आपने ऐसी डाली जो एग्जिस्ट नहीं कर रही आपके सेट के अंदर, इन दैट सिनेरियो रिमूव विल रेज एन एरर कि ऐसा कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, और डिस्कार्ड आपका कुछ भी रेज नहीं करता, ना कोई इंडिकेशन देता है, ठीक है। और इसके पास पॉप मेथड भी है। आप बोलोगे इंडेक्सिंग तो पॉसिबल नहीं है, तो पॉप मेथड में क्या डालेंगे? पॉप मेथड में कुछ नहीं डालते, वो रैंडमली कोई भी एलिमेंट को डिलीट कर देता है, ठीक है। तो अगर मैं डिटेल्स में से पॉप मेथड लगा रही हूँ तो आपने देखा उसने किसको डिलीट किया, ज़ीरो को। तो ज़ीरो कहाँ हमारे पास प्रेजेंट था, आप देख सकते हैं यहाँ। तो को रैंडमली कोई भी एलिमेंट को डिलीट करता है। डिटेल्स के अंदर देखेंगे तो ये है आपके पास। ओके, रिमूव को चेक करते हैं। रिमूव में मैंने पूजा डाला एंड इट्स गोइंग टू रिमूव द एलिमेंट। आप चेक कर सकते हो पूजा रिमूव हो गया इसके अंदर। ओके, अगर डिस्कार्ड में जैसे मैंने एस डाला है, ठीक है, तो एस तो है तो वो इसको रिमूव कर देगा और एस यहाँ से हट गया है। मगर अगर मैं कोई वैल्यू ऐसी डालूं जो मेरे इस सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो रिमूव के केस में अगर मैं डालती हूँ तो इट्स गोइंग टू थ्रो एन एरर कि टीजीसी नाम का कोई की एरर दे रहा है कि कोई एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो इसको अवॉइड करना हो तो आप इन ऑपरेटर के थ्रू पहले चेक कर सकते हो जो भी एलिमेंट आप डिलीट करने वाले हो वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करता होगा तो ये आप रिमूव मेथड को यूज़ करो, नहीं तो आप डिस्कार्ड मेथड का यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो कोई एरर नहीं रेज करता, कुछ नहीं करता, ना आपके सेट में कोई चेंजेस करेगा ना कुछ करेगा। क्लियर मेथड क्या करता है, एम्प्टी कर देता है। इफ यू आर गोइंग टू चेक, देखो एम्प्टी सेट बन गया आपका ये। और आप अगर इसका कॉपी चेक करोगे तो कॉपी आपके पास ओरिजिनल वैसे का वैसा ही है। ओके, मैंने आपको डेल कीवर्ड लिस्ट में भी बताया था और टपल में भी बताया था। डेल कीवर्ड क्या करता है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है लिस्ट टपल और आइटरेबल वैल्यू के साथ चलता है। कोई भी वेरिएबल जब उसका काम फिनिश हो जाए, क्योंकि जब आप कोई वैल्यू वेरिएबल में असाइन करते हो तो उसको एक मेमोरी लोकेशन अलॉट हो जाता है। मींस कहीं ना कहीं वो मेरे रिसोर्सेज को होल्ड करके रखा हुआ है। अगर आपको लगता है कि अब उस वेरिएबल की नीड नहीं है, यू कैन रिमूव इट फ्रॉम द मेमोरी। लोकेट करना हो मेमोरी से तो आप डेल कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो। डेल के बाद जो भी वेरिएबल लिखोगे वो मेमोरी से डीलोकेट हो जाएगा आपके, अब वो इसका एग्जिस्टेंस नहीं है। नाउ सेट के अंदर आपके पास कुछ मेथड्स हैं जो आपका सेट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसे एक सिंपल सा सिनेरियो लेते हैं कि मेरे पास दो सेट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस टू सेट ए बी सी और 3 है इसके अंदर एलिमेंट, और यहाँ पर आपके पास 1 2 3। आपको क्या करना है, दोनों सेट को यूनियन करना है, मतलब दोनों सेट को कंबाइन करना है। तो आप जैसे ही दोनों सेट को कंबाइन करोगे ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, जो यूनिक आइटम्स हैं उनको रखेगा और डुप्लीकेट को रिमूव कर देगा, राइट। ओके, तो यहाँ पर प्लस ऑपरेटर वर्क नहीं करता जैसे आपके पास लिस्ट और टपल के अंदर प्लस ऑपरेटर यूज करते थे। यही पर्पस के लिए जहाँ पर आपको दोनों सेट को कंबाइन करना है, यहाँ पर आप यूनियन ऑपरेटर का यूज करोगे। यूनियन मेथड का यूज कर सकते हो या यूनियन ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। तो यूनियन मेथड दैट रिटर्न्स अ न्यू सेट, ये नया सेट रिटर्न करेगा जिसके अंदर दोनों सेट के एलिमेंट्स होंगे और ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट आपका रिमूव कर देगा ये। देन नेक्स्ट हम देखते हैं इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। सेट के अंदर यूनियन नाम का मेथड भी है और आप इसको परफॉर्म करने के लिए इस ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हो जो पाइप कहते हैं जिसे हम। तो जैसे मेरे पास ये दो सेट है, अगर मैं यूनियन करती हूँ S1 डॉट यूनियन S2, तो अब क्या होगा,
ये एक नया सेट रिटर्न करेगा जिसके अंदर दोनों एलिमेंट्स होंगे। तो ये अगर मैं S1 यूनियन S2 करूँ या S2 यूनियन S1 करूँ, दोनों का आंसर सेम ही मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो एक मैं मेथड के थ्रू कर रही हूँ, दूसरा मैं आपका यहाँ पे S2 यूनियन S1 आपका किसके थ्रू कर रही हूँ, ऑपरेटर के थ्रू। मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ और आप देखोगे दोनों के आंसर्स आपके पास सेम है। तो देखो 3 एक ही बार आया आपका, करेक्ट। द नेक्स्ट वन इज अपडेट। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो S1 आपका चेंज नहीं हुआ, वही का वही है, राइट। S2 आपका वही है, देखो एलिमेंट्स सब कुछ सेम है, और ये एक नया सेट रिटर्न करता है यूनियन मेथड। मगर आप चाहते हो कि नहीं S1 में ही S2 की वैल्यूज ऐड हो जाए और मेरा S1 ही अपडेट हो जाए, तो वैल्यू ऐड होगी तो काइंड ऑफ यूनियन ही तो हो रहा है। मगर यहाँ पर यूनियन के केस में एक नए सेट में आउटपुट आ रहा है, मगर अपडेट के केस में आपने ऊपर देखा था वो एग्जिस्टिंग सेट के अंदर दूसरे सेट के एलिमेंट्स को ऐड कर देता है, राइट। तो आप एग्जीक्यूट करोगे तो आंसर सेम ही आएगा, राइट, मगर अपडेट हो जाएगा क्या, S1। यस, तो आपको अपडेट करना है तो आप अपडेट का यूज कर सकते हो, दोनों के एलिमेंट्स को ऐड करवाना है तो। और अदरवाइज अगर आपको कोई भी सेट को चेंज नहीं करना है, इन दैट सिनेरियो यू कैन यूज अ यूनियन। सेम वे आपके पास दूसरा मेथड है जिसका नाम है इंटरसेक्शन। सपोज आपको दो सेट के बीच में कॉमन वैल्यूज देखनी कौन सी हैं, सारी वैल्यूज में इंटरेस्टेड नहीं है आप, कॉमन वैल्यूज में इंटरेस्टेड है, तो इन दैट सिनेरियो यू कैन यूज अ इंटरसेक्शन मेथड, ठीक है। या आप एम्फिसेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं सेम सेट ले रही हूँ, अगर मैं S1 डॉट इंटरसेक्शन S2 करूँ तो S1 इंटरसेक्शन S2 विल गिव मी 3, क्योंकि दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट्स कौन था, 3। और अगर S2 इंटरसेक्शन S1 करूँ तो भी मुझे वही मिलने वाला है, क्योंकि कॉमन वैल्यू तो वही है। तो एक नए सेट में आपको मिलता है, और अगर मैं ऑपरेटर यूज करती हूँ इन दैट सिनेरियो ऑल्सो इट्स गोइंग टू बिहेव सेम, और एक नए सेट में रिटर्न करेगा। अच्छे, अगर यहाँ देखूं तो यहाँ भी मेरा S1 और S2 चेंज नहीं हुआ है। अगर आप चाहते हो कि दोनों सेट के बीच में जो कॉमन एलिमेंट है वो एक नए सेट में ना मिल करके मेरे कोई पर्टिकुलर सेट को अपडेट कर दे, वो कि मुझे सिर्फ जैसे फॉर एग्जांपल S1 में सिर्फ कॉमन वाले को ही रखना है, उसी को अपडेट करना है, तो इन दैट सिनेरियो यू कैन यूज अ इंटरसेक्शन अपडेट मेथड या एम्फिसेंट इक्वल टू। ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया जो कि पहले इंटरसेक्शन निकालेगा और फिर इक्वल टू क्या करेगा, जो पहला वेरिएबल है उसी में वो नए वैल्यू से उसको अपडेट कर देगा। ओके, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। S2 चेक करोगे अगर आप, S2 के अंदर आपकी वैल्यू अपडेट हो गई, राइट। तो मैं फिर से एग्जीक्यूट कर रही क्योंकि S2 की वैल्यू चेंज हो गई, तो अब वापस S1 ये कर दिया है, S2 आपका ये है, ठीक है। आप एम्फिसेंट इक्वल्स टू का भी यूज कर सकते हो, इस बार किसको अपडेट करेगा, वो S1। तो S1 और S2 के बीच में पहले इंटरसेक्शन निकाला जिसकी वैल्यू आपको मिलेगी एक नए सेट में 3, ठीक है, और वो नए वैल्यू को किस में डाल दिया वापस, S1 में, क्योंकि आपने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया है। यस, ओके। नेक्स्ट मेथड इज डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 5 माइनस 3 करूँ तो मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा, 2, और 3 माइनस 5 करूँ तो -2। मीन्स जैसे आपका इंटरसेक्शन और यूनियन के केस में आपका सीक्वेंस मैटर नहीं कर रहा था, आपको आउटपुट में सेम मिल रहा था वैल्यू, मगर इस केस में मैटर करेगा। जैसे मेरे पास दो सेट है S1 एंड S2, अगर मैं S1 माइनस S2 करूँ, मतलब S1 में से S2 के एलिमेंट को हटाना है आपको, तो S2 का कौन सा एलिमेंट S1 में प्रेजेंट है, 3, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, ABC, एक नए सेट में आपको आउटपुट मिल गया। और वही चीज को करने के लिए आप माइनस ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर S2 माइनस S1 कर रही हूँ, तो S2 में से S1 की चीजें हटानी है, तो कौन सा है ये, 3, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 1 एंड 2। सो इन द सेम वे जैसे अबव आपका S1 और S2 चेंज नहीं हो रहा था इन नॉर्मल मेथड, यहाँ पर भी आपका S1 और S2 यही रहने वाला है। अगर आप चाहते हो कि मुझे S1 के अंदर सिर्फ यूनिक आइटम रखना है, S2 वाले सारे आइटम हटा करके S1 को अपडेट भी करना है, तो आप डिफरेंस अपडेट का यूज कर सकते हो या माइनस इक्वल टू का यूज कर सकते हो। अब मैं डिफरेंस की जगह डिफरेंस अपडेट कर रही हूँ, तो ये क्या करेगा, S1 माइनस S2 करेगा, एंड जो भी नई वैल्यू आई वापस किस में अपडेट कर देगा, S1 में। तो अब S1 के पास सिर्फ वही एलिमेंट्स रहेंगी जो सिर्फ S1 की है, S2 के साथ कॉमन नहीं। तो आप देख सकते हो ABC 3 हट चुका है।
और यही चीज आप ऑपरेटर के साथ भी कर सकते थे, माइनस इक्वल टू। अब ये S2 को अपडेट कर देगा, तो इसके पास क्या रहेगा, सिर्फ 1 एंड 2। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। नेक्स्ट जो मेथड है वो सिमेट्रिक डिफरेंस है। यूनियन के केस में क्या कर रहा था, दोनों के एलिमेंट को कंबाइन कर रहा था, जो डुप्लीकेट है उसको वन टाइम ले रहा था। और सिमेट्रिक डिफरेंस मेथड में क्या करेगा, दोनों सेट के अंदर जो यूनिक आइटम है सिर्फ वही एक नए सेट में रिटर्न करेगा, ना कि कॉमन वाले को भी। ठीक है, तो सपोज करो मेरे पास ये सेट है, तो ये S1 और S2 मेरे पास दो सेट है, और अगर मैं सिमेट्रिक डिफरेंस का यूज करती हूँ तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, ABC और 1 और 2। ठीक है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से सीक्वेंस, कौन से सेट को पहले रख रहे हो, कौन से बाद में, क्योंकि आउटपुट विल बी द सेम। ओके, और आप इसको ऑपरेटर कौन सा यूज कर सकते हो, कैप। यस, मैं कैप से करने की ट्राई करती हूँ, तो भी आपको सेम ही मिलेगा। ठीक है, सेम वे जैसे मैंने अपडेट वाला चीज दिखाया था, S1 भी नहीं अपडेट हुआ है आपका, और S2 भी नहीं अपडेट हुआ है, क्योंकि हमने सिंपल वाला मेथड यूज किया है। अगर आपको इसका जो रिजल्ट है कोई एग्जिस्टिंग ही सेट में अपडेट करवाना है, इन दैट सिनेरियो यू कैन यूज अ सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट मेथड, या कैप इक्वल्स टू का यूज कर सकते हो आप। तो सेम मैं ले रही हूँ सेट, और अगर मैं S1 डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट S2 कर रही हूँ, तो S1 में क्या जाएगा, अब पहले ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और सिर्फ दोनों एलिमेंट, दोनों सेट के यूनिक एलिमेंट्स को ही S1 में डालेगा। आप चेक कर सकते हो, तो आउटपुट इज, मतलब S1 आपका अपडेट हो गया। ठीक है, अगर आप चाहो तो ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हो, तो मैंने कैप इक्वल्स टू डाला, इस बार वो S2 को अपडेट करेगा। ओके, एक सिंपल रियल टाइम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो मेरे पास दो ग्रुप है, ग्रुप ए जो बैकएंड कोडिंग करता है, एंड ग्रुप बी जो कि डेटा साइंस की कोडिंग करता है। ठीक है, तो इसके अंदर पाइथन, जावा, गो, C++ है, और इसके अंदर आपका पाइथन, आर, सीक्वल एंड जावा है। ठीक है, तो ये मैंने एग्जीक्यूट किया, दो सेट में मैंने इसको स्टोर कर दिया। मुझे देखना है कि मेरे पास जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको, उनके क्या क्या स्किल्स है, ऑल स्किल्स के बारे में डिटेल्स चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर यूनियन लगाऊंगी। तो यूनियन के लिए मैंने यहाँ पर ऑपरेटर यूज़ किया है, और आप जब चेक करोगे तो, और एक नए, आपको पता है नए सेट में रिटर्न करता है वो, तो उस नए सेट को मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, एंड देन आई एम गोइंग टू डिस्प्ले दैट। तो आप देख सकते हो सिर्फ यूनिक आइटम्स आए हैं, कंबाइन करके जो कॉमन है वो एक ही बार आएगा आपका। ठीक है, अगर मेरे को सिनेरियो है कि मुझे देखना है कि कौन से कॉमन स्किल्स है जो दोनों टीम के पास है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लगाएंगे। तो इंटरसेक्शन का ऑपरेटर क्या है आपका, एम्फिसेंट, आपने वो लगाया। यस, अगर आपको देखना है कि ऐसे कौन से स्किल है जो सिर्फ बैकएंड टीम को आता है, डेटा साइंस टीम को नहीं आता है, तो आप बैकएंड वाले में से डेटा साइंस वाले टीम वालों का जो डेटा है उसको माइनस कर दोगे, डिफरेंस कर दोगे, तो सिर्फ आपका बैकएंड वाला मिलेगा। ठीक है, ओके, द सेम वे अगर आपको देखना है कौन से ऐसे यूनिक स्किल्स हैं जो बैकएंड और डेटा साइंस के टीम मेंबर्स को आता है, कॉमन वाला नहीं, यूनिक वन, इन दैट सिनेरियो यू कैन यूज अ सिमेट्रिक डिफरेंस, जो कि आपका कैप है। सो सेट ऑपरेशन का आप यूज कर सकते हो फॉर सच सिनेरियोज विदाउट राइटिंग एनी कोड, राइट, क्योंकि मेथड्स आर अवेलेबल। तो आपको स्मार्टली सिलेक्शन करना है डेटा टाइप का, जिससे उसके अंदर के मेथड्स को आप डायरेक्टली यूज कर सको विदाउट राइटिंग अ कोड फ्रॉम द स्क्रैच। ओके, सेट में कुछ और आपके मेथड्स हैं, हम वो भी देखेंगे। जैसे है पहला, इज डिसजॉइंट। इज लिखा है मीन्स आपको ट्रू एंड फॉल्स में आंसर देने वाला है ये। डिसजॉइंट का क्या मीनिंग है, जब दो सेट के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। इस डिसजॉइंट की वैल्यू अगर आपको फॉल्स आ रही है मीन्स उसमें कॉमन है, ट्रू आ रही है मीन्स इन दोनों सेट के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो जैसे मेरे पास L1 में मैंने ये रखा है, L2 में ये रखा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो आप देख सकते हो कोई भी कॉमन एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो जब मैं L1 डॉट इज दिस जॉइंट L2 करूंगी तो ये मुझे ट्रू देगा, करेक्ट। मगर सपोज करो L3 लेती हूँ और इसके अंदर मेरे पास ये वैल्यू है, तो अगर मैं L1 और L3 के बीच में डिसजॉइंट वाला मेथड लगाती हूँ तो एक कॉमन वैल्यू है वंश, सो इट्स गोइंग टू गिव मी फॉल्स। तो बहुत आराम से आप इंडिकेट कर सकते हो कि वेदर द बोथ सेट इज हैविंग समथिंग कॉमन और नॉट। ओके, नेक्स्ट इज सबसेट।
इस सबसेट मतलब उसका सब पार्ट। तो एक कोई सेट दूसरे सेट का सबसेट तभी हो सकता है जब पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर प्रेजेंट हो, तभी आप उसका सब पार्ट कह सकते हो। यस, तो ये आपको ट्रू एंड फॉल्स में ही आउटपुट देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास सेट ए है और सेट बी है, तो आप चेक कर सकते हो सेट ए के सारे एलिमेंट आपके सेट बी के अंदर प्रेजेंट है, करेक्ट। तो ए जो है वो बी का सबसेट है, ठीक। तो ए डॉट इज सबसेट बी करो, मतलब क्या ए बी का सबसेट है, तो यस इट्स करेक्ट, ए बी का सबसेट है, तो ये एग्जीक्यूट करके आपको ट्रू देगा। मगर अगर मैं रिवर्स करने की ट्राई करूँ, क्या बी ए का सबसेट है? नहीं। क्या बी के एलिमेंट सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है? नहीं, तो ये आपको फॉल्स देगा। मगर बी जो है वो ए के सारे एलिमेंट होल्ड करके रख रहा है, मतलब बी जो है वो सुपर सेट है। तो इस सुपर सेट नाम का भी मेथड है, देख सकते हो। ए बी का सुपर सेट नहीं है, ए के अंदर बी के सब कुछ प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो ये फॉल्स दे रहा है, मगर बी ए का सुपर सेट है क्योंकि बी के पास ए के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, करेक्ट। ओके, वाइल लूप आप सेट पे लगा नहीं सकते क्योंकि वाइल लूप इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है और इसमें इंडेक्सिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फॉर लूप। तो फॉर लूप का कॉन्सेप्ट आपका सेम ही रहने वाला है जैसे आपके लिस्ट और टपल में हम और सेट में यूज करते थे, सेम वे। मीन्स आप डायरेक्ट सेट पर लूप लगाओगे, वन बाय वन एलिमेंट मिलेगा आपको। ओके, अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है सेट में, तो आप इमेजिन करो अगर आप डुप्लीकेट एंट्रीज डालते भी जाओगे ना, 4 बार अगर आप सेम नेम डालोगे भी, तो वो क्या करेगा, सिर्फ यूनिक आइटम्स को स्टोर करेगा। तो यूज़र यहाँ एंटर करेगा कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ और उसको हम स्प्लिट करेंगे, तो ये मुझे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जिसको मैं सेट में टाइप कास्ट कर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पेन खरीदा, देन मैंने एक बुक खरीदी, फिर अगेन मैंने एक पेन लिया, देन अगेन मैंने बुक खरीदी, देन इरेजर। तो ये क्या करेगा, सिर्फ यूनिक आइटम्स को ही स्टोर करेगा क्योंकि मैंने सेट में टाइप कास्ट किया है, ये देखिए। यस, ओके। तो अगर आपका ऐसा सिनेरियो कि मैं डुप्लीकेट डालूं भी तो भी मेरे को यूनिक स्टोर करना है, या मेरे पास लिस्ट के अंदर वैल्यूज है उसमें से सिर्फ यूनिक वैल्यूज चाहिए, तो आप सेट में डायरेक्ट टाइप कास्ट कर सकते हो उसको। फॉर लूप लगाया मैंने किस पे, प्रोडक्ट नेम पे। अब मैं 1 2 3 भी प्रिंट करवाना चाहती हूँ उसके साथ, तो मैंने ई न्यूमरेट में पास किया है। तो आपको पता है ई न्यूमरेट आपको एलिमेंट भी देता है आई टेबल में से, एज वेल एज इंडेक्स भी देता है। तो बाय डिफॉल्ट 0 से देता है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, 1 से स्टार्ट कर रही हूँ, मगर ये रिटर्न पहले इंडेक्स करेगा और उसके बाद आइटम फ्रॉम द आई टेबल्स। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो आप देख सकते हो ये 1 बाय 1 आइटम्स को डिस्प्ले कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज सेट कॉम्प्रिहेंशन। जैसे आप लिस्ट और टपल के अंदर कॉम्प्रिहेंशन लिख रहे थे, वैसे आप सेट कॉम्प्रिहेंशन भी कर सकते हैं। मीन्स अगर आप एक नया सेट क्रिएट कर रहे हो, फॉर लूप लगा रहे हो, इन दैट सिनेरियो यू कैन राइट अ 1 लाइन कोड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 2 सेट है, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ वही एलिमेंट चाहिए जो कि दोनों में कॉमन है, मगर मैं यहाँ पर इंटरसेक्शन वाला यूज नहीं कर रही मेथड, मैं कोड कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं सेट 1 पे लूप लगा रही हूँ, एक एक करके मुझे एलिमेंट मिल रहा है, मैं उस एलिमेंट की चेकिंग कर रही हूँ क्या वो एलिमेंट मेरे सेट 2 में भी प्रेजेंट है। अगर वो सेट 2 में भी प्रेजेंट है तो मैं उसको अपने सेट में इंक्लूड कर रही हूँ, और अगर नहीं प्रेजेंट है तो नहीं करूँगी। तो मुझे कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे, कॉमन वाले ही मिलेंगे। एग्जीक्यूट करके देखिए, तो 2 आया क्योंकि 2 इसके अंदर प्रेजेंट था, 3 आया क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट है, और 7 आया क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट है। अच्छा देखो, प्रोडक्ट नेम के पास ये सारे आइटम है मेरे पास, राइट। ओके, अब मैं क्या करना चाहती हूँ, एक नया सेट क्रिएट करना चाहती हूँ जिसके अंदर इस प्रोडक्ट नेम के सारे एलिमेंट को मैं अपर केस में स्टोर करना चाहती हूँ, ठीक है। तो 1 बाय 1 मैंने यहाँ लूपिंग की, तो वो एलिमेंट मिला, उस एलिमेंट को मुझे क्या करना, अपर केस में कन्वर्ट करना। तो आपको पता है कॉम्प्रिहेंशन के केस में आपको जो भी क्रिएट करना है उस ब्रैकेट में लिखते हो, तो मैं यहाँ कर्ली ब्रैकेट में लिख रही हूँ क्योंकि मुझे सेट कॉम्प्रिहेंशन लिख रही हूँ मैं, और सेट चाहिए मुझको। तो ये एलिमेंट को अपर केस में कन्वर्ट कर रहा है, एलिमेंट मिल कर रहा है फॉर लूप लगा के 1 बाय 1। तो आप देखोगे एक नया सेट मिलेगा जिसके अंदर हर एलिमेंट अपर केस में कन्वर्ट हो गया। द सेम वे यहाँ पे अब मैं क्या कर रही हूँ, ये देखो मैंने इफ वाला एक करवा दिया है और एक सिंपल वाला करा दिया है और एक इफ एल्स वाला करवा देती हूँ मैं आपको। तो यहाँ क्या हो रहा है, अगर मेरा एलिमेंट का लेंथ इवन है, ठीक है, इवन मतलब इवन लेंथ का, जैसे बुक हो गया और आपका
इरेजर हो गया। ये दोनों को अगर मैं लेंथ फाइंड आउट करूँ तो 4 आएगा, 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो ये आपका 0 देगा। तो इवन है इस केस में मैं अपर में कन्वर्ट कर रही हूँ, और अगर ऑड है तो उस केस में मैं आपका क्या कर रही हूँ, लोअर में कन्वर्ट कर रही हूँ। ठीक है, और ये एक नए सेट में आपका स्टोर हो जाएगा। यस, यू कैन चेक। नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने नेस्टेड लूप का यूज किया है। तो आप फर्स्ट सेट पे लूप लगा रहे हो, एलिमेंट 1 मिल रहा है, सेकंड सेट पे लूप लगा रहे हो, एलिमेंट 2 मिल रहा है, एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ए के सारे एलिमेंट का कॉम्बिनेशन हम बी के साथ बना रहे हैं। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ तो इस तरीके से आपको एक नए सेट में टपल के फॉर्म में मिल रहा है, क्योंकि मैंने एलिमेंट टपल में रखा है। ओके, नेक्स्ट सेट के अंदर एक टॉपिक आता है फ्रोजन सेट का। तो सेट एंड फ्रोजन सेट में क्या डिफरेंस है? तो आपने देखा था सेट आपका म्यूटेबल है, आप उसमें चीजें ऐड कर पा रहे हो, रिमूव कर पा रहे हो, राइट? ओके, मगर जो फ्रोजन सेट है वो सेट का इम्यूटेबल वर्जन है। अगर आपको लगता है नहीं, आप उसमें ऐड नहीं करना चाहते, उसमें कुछ रिमूव नहीं करना चाहते, उसको सेट डेटा टाइप का ही रखना चाहते हो, ठीक है, इन दैट सिनेरियो यू कैन मेक इट अ फ्रोजन सेट। तो आपका नॉर्मल सेट है वो म्यूटेबल है, चेंज हो सकता है, ऐड कर सकते हो, मगर फ्रोजन सेट के केस में वो इम्यूटेबल हो जाता है। तो क्रिएशन के बाद आप ना उसमें ऐड मेथड लगा पाओगे, ना अपडेट लगा पाओगे, ना आप उसके अंदर रिमूव और डिस्कार्ड और पॉप मेथड का यूज कर पाओगे। तो कैसे करना है, सिर्फ फ्रोजन सेट नाम का क्लास है, उसके अंदर आप लिस्ट, टपल या मल्टीपल वैल्यूज पास कर दो, वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, फ्रोजन सेट में उसको क्रिएट कर देगा। ठीक है, ये आपका बन गया। तो इसकी प्रॉपर्टी अगर देखें तो कांट ऐड एलिमेंट, कांट रिमूव एलिमेंट, इट सपोर्ट द सेट ऑपरेशन, मगर सेट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो आप। तो जैसे मैंने ये बनाया एफएस के अंदर, मैंने ये उसको फ्रोजन सेट का बनाया, तो अब मैं ऐड नहीं कर सकती उसमें एलिमेंट ना, आपको ये एरर रेज कर रहा है। ओके, द सेम वे, मगर मैं यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सारी चीज़ें कर सकते। दो अपने फ्रोजन सेट्स लिए हैं और उसके ऊपर यूनियन लगा रहे हैं, तो जब इसका यूनियन करोगे तो आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 4 एंड 5। इंटरसेक्शन करोगे तो दोनों के बीच में कॉमन क्या है, 3, तो 3 मिलेगा। यस, इट्स वर्किंग। नाउ दीज आर सम क्वेश्चन ऑन द सेट डेटा टाइप जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं इन क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, आप इसके सोल्यूशन कमेंट में डालिए, आई विल चेक इट फ्रॉम देयर। ओके, और अगर किसी में डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, आप कमेंट में डाल सकते हो, मैं वहीं पर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू सी द डिक्शनरी एंड इट्स मेथड। फिर हम लोग लूपिंग देखेंगे डिक्शनरी के अराउंड, और नेस्टेड डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट देखेंगे, और डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन भी देखेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जो पाइथन सीख रहे हैं, जो न्यू है कोडिंग लाइन में, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, इससे जो भी मेरे अपकमिंग वीडियोस आए वो आपको नोटिफिकेशन में दिख जाए।